दोस्तों, जिस वेब सीरीज का हम सबको इंतजार था वो वेब सीरीज आ गई है। ये है मनी हीस्ट का नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम बर्लिन की पुरानी चोरी को देखेंगे। कुछ भी पहले बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, इसलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। इसको तो आप जानते ही हैं, ये है बर्लिन, और जो इसके साथ खूबसूरत औरत है वो इसकी तीसरी वाइफ है, जो अब इसका प्यार ठुकराकर इसको छोड़कर किसी और के साथ जा रही है। तभी इसको लेने इसके साथी आ जाते हैं। ये सब एक चोरी को अंजाम देने जा रहे हैं। ये बर्लिन के सुनहरे दिनों की कहानी है। उस वक्त ना तो ये बीमार था और ना ही चूहे की तरह छिपकर चोरियां करता था। ये है कैला। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन बहुत शर्मीली है। ये है रॉय। ताले तोड़ना और सलाखों के पीछे जाना इसकी खूबी है। ये बर्लिन को अपना गॉडफादर मानता है और बर्लिन इसको अपना पालतू कुत्ता समझता है। ये है डेमियन। ये पेशे से एक प्रोफेसर है। ये अपने खाली समय में चोरी की प्लानिंग करता है। ये जीनियस और मास्टरमाइंड है। ये है ब्रूस। ये ऑलराउंडर है। हर हालात में जीने की कला इसको खूब आती है। ये सभी मिस्टर एंटोनियो वाल्स के राजमहल में जाते हैं। बर्लिन उसे सर्च वारंट दिखाकर घर की चेकिंग कराने को कहता है। बर्लिन उसे डराता है कि अगर ये उसका सहयोग नहीं देगा तो कम से कम 9 साल के लिए अंदर जाएगा। फिर वो उसके लॉकर में जाकर एक 500 साल पुराना प्याला उठाता है और उसे बता देता है कि हम पुलिस वाले नहीं हैं। अगर जिंदा रहे तो ऐसे प्याले आते जाते रहेंगे। डिनर की टेबल पर एक आदमी कहता है, तुम सब मुझे पुलिस वाले नहीं लग रहे, प्लीज अपना बैच और आईडी नंबर दिखाइए। तभी वहाँ बर्लिन आ जाता है। वो उस ज्यादा बोल रहे आदमी को कहता है कि अपना फोन टेबल पर रख दो, और फिर बर्लिन उस फोन को तोड़ देता है। फिर बर्लिन उसको अपनी गन दिखाकर कहता है, ये है मेरा बैच। फिर वो आदमी लाइन पर आ जाता है। फिर बर्लिन उन सबको अपने आईडी कार्ड निकालने के लिए कहता है, ताकि अगर किसी को एफआईआर करवाने की चुल मचे तो इन सबको पता हो कि उसका घर कहाँ है। फिर वो उस आदमी को बाहर ले जाकर कहता है अपनी बीवी के सामने हीरो बन रहे थे या गर्लफ्रेंड के। वो आदमी उसके आगे गिड़गिड़ाता है। फिर बर्लिन कहता है प्यार इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसके आगे अपनी जिंदगी हारी जाए। फिर वे उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये सभी अपना भेष बदलकर एक होटल में जाते हैं। बर्लिन उन सबको एक नई मेंबर से मिलवाता है। उसका नाम था कैमरन। ये तूफानी लड़की है जिसको जिंदगी ने बहुत सारे गहरे घाव दिए हैं। रॉय पहली नजर में ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और बर्लिन उसके मन में क्या चल रहा है 1 सेकंड में भांप लेता है। फिर बर्लिन कहता है कि हम यहाँ चोरी के इरादे से आए हैं, जिसकी शुरुआत 10 दिन पहले ही ये प्याला चुराने के साथ हो चुकी है। इस प्याले की कीमत 40,000 यूरो है और हम इसकी कीमत 44 मिलियन यूरो करने वाले हैं। फिर डेमियन 37 लाख के इस प्याले को तोड़ने लगता है। अब ये इस टूटे प्याले की मदद से यूरोप के शाही परिवारों के गहने चुराने वाले थे, वो भी एक साथ, जो कि 34 अलग अलग शहरों में पड़े थे। फिर वे उस प्याले को अमोनियम क्लोराइड में डुबोते हैं ताकि उसकी चमक खराब हो जाए और वो पुराना दिखने लगे। फिर वे पेरिस की एक पुरानी चर्च में जाकर फादर से मिलते हैं। बर्लिन कहता है, मैं प्रोफेसर सेंटाना हूँ और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ सालामेन से आया हूँ। पादरी ने इनको यहाँ बुलाने से पहले ऑनलाइन रिसर्च भी की थी, जहां उनको इनके बारे में 600 से भी ज्यादा आर्टिकल पढ़ने को मिले थे, और वो सब कैला की करामात थी। चर्च के अंदर पादरी ने 2 गुंडे भी पाल रखे थे। ये दोनों सुधरने के लिए चर्च आए थे और कुछ दिन बाद इनकी रिहाई होने वाली थी। फिर वे पादरी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जिनके अनुसार इस चर्च से भी बहुत पहले यहाँ एक और चर्च होने का दावा किया गया था। फादर कहता है कि मेरी चर्च 1240 में बनी थी और इन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ 5वीं शताब्दी में भी चर्च होने की बात कही गई है। लेकिन वे फादर को विश्वास दिला देते हैं कि आप जहाँ खड़े हैं वो पेरिस की सबसे पुरानी चर्च है और इसके नीचे बहुत सारा खजाना दबा है। फिर फादर उनको चर्च के तहखाने में ले जाता है। फिर वे मशीन से चेक करते हैं। वहाँ 16 फुट नीचे कुछ दबा होने का संकेत मिलता है। इन सब का प्लान यहाँ पर खुदाई करने का था, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता पेरिस की उन टनल से जाकर मिलता है जहाँ से वे पेरिस की किसी भी कोने में जा सकते थे। फिर डेमियन मैप में समझाता है कि हमें चर्च से इस जगह पर पहुँचना है। ये पेरिस का सबसे बड़ा नीलामी घर है जहाँ 34 अलग अलग शहरों से शाही घरानों के गहने आने वाले हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि किस दिन वो सभी गहने यहाँ पर आ चुके होंगे। फिर बर्लिन उनको दिखाता है कि उनके होटल के बिल्कुल सामने उस ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर का घर है। सिर्फ उसी इंसान को वक्त और तारीफ पता होगी। फिर बर्लिन कहता है कि हम उसके घर जाएंगे तो बढ़िया कपड़े पहन कर जाएंगे ताकि हम पर किसी को शक ना हो। रॉय की नजर अब भी कैमरन पर थी। फिर बर्लिन रॉय को समझाता है कि इश्क में खतरे के निशान होते हैं। हमें आपकी आंखों में कैमरन के लिए चमक दिख रही है।
बस आप इतना जान लीजिए वो लड़की मेंटल हॉस्पिटल में भी जा चुकी है। आपको उसके काम पर नजर रखनी है, ना कि उसके पाँव पर बने टैटू पर। रॉय समझ जाता है। फिर वे देखते हैं कि नीलामी घर का डायरेक्टर, जिसका नाम मार्क था, वो अपनी वाइफ के साथ घर से निकल जाता है। फिर ब्रूस उसका पीछा करता है ताकि उस पर नजर रख सके। फिर रॉय और कैमरन कपल बनाकर सामने वाली बिल्डिंग के बाहर जाते हैं और उसका दरवाजा खोल लेते हैं। फिर वहाँ कैला आती है और फिर वे सभी अंदर चले जाते हैं। फिर कैला और कैमरन लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और रॉय सीढ़ियों से। फिर वे उनके अपार्टमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उनका नेबर बिल्डिंग के अंदर आता है और उसके ऊपर आने से पहले ही उनको सिक्योरिटी ऑफ करके दरवाजा खोलना था। फिर वे उसके ऊपर आने से पहले दरवाजा खोल लेते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। फिर वे अपने गैजेट्स निकालते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे कैमरे लगे थे। उस घर में एक छोटा सा डॉगी भी था जिसको बॉल से खेलना पसंद था। फिर वे सभी अलग अलग जगह पर कैमरे इंस्टॉल करने लगते हैं। वे उस घर की कोई भी जगह नहीं छोड़ते जहां कैमरे न लगे हों। वे साथ साथ उस डॉगी को भी खिला रहे थे। तभी उन्हें दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है और वे सभी छिप जाते हैं। वहां उनका पड़ोसी अपने कुत्तों को लेकर आया था ताकि मार्क के डॉग को भी अपने डॉग्स के साथ घुमाने ले जा सके। लेकिन मार्क का डॉगी रॉय और कैमरन के पास बैठा था। फिर रॉय बॉल को बाहर फेंक देता है और वो बॉल लेने के लिए जैसे ही बाहर जाता है, उनका नेबर उसको अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वे सभी भी वहां से निकल लेते हैं। रात को जब बर्लिन मार्क के घर की निगरानी कर रहा था, तब मार्क की वाइफ उठती है और म्यूजिक लगाकर नाचने लगती है। बर्लिन उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। फिर वो ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। फिर ये देखने के लिए वो इतनी रात को जाती कहाँ है। बर्लिन भी अपने होटल से बाहर आ जाता है। वो उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे एक बार में चला जाता है। उस बार में मार्क की वाइफ कैमिल गिटार बजाती है और गाना भी गाती है। बर्लिन उसको गाना गाते हुए इस तरह देख रहा था जैसे उसको उससे पहली नजर में ही सच्चा प्यार हो गया हो। फिर वहां से निकलने के बाद वो सुबह तक उसका पीछा करता है। उसे महसूस होता है कि यह पंछी मार्क के पिंजरे में कैद है और वहां से आजाद होना चाहता है। फिर रात भर घूमकर वो वापस मार्क के साथ बेड पर जाकर सो जाती है। अपनी पत्नी के छोड़ जाने के बाद पहली बार आज बर्लिन को भी अच्छा लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूस और कैला चर्च के नीचे तहखाने में खड्डा खोदकर उस एंटी कप को दबा देते हैं। ब्रूस कैला के ऊपर लाइन मारता है, लेकिन कैला उसे कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आइंदा इस बात को ध्यान में रखना। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बर्लिन आ जाता है। डैमियन पूछता है तुम रात भर कहाँ थे। वो बताता है कि रात को हम एक औरत से मिले। फिर वो रात वाली सारी बात डैमियन को बताता है। वो कैमिल से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था और इस काम में उसे डैमियन की हेल्प चाहिए थी। फिर डैमियन कहता है कि हमने यहाँ तक आने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। हम जिस आदमी को लूटने वाले हैं, तुम उसी की वाइफ को पटाना चाहते हो। एक साथ दो झटके। बर्लिन कहता है उसके लिए मैं पूरे प्लान को खतरे में डालने को तैयार हूँ और आपको भी। इतने में वहाँ फादर आ जाते हैं। फिर वे सब फादर के सामने नाटक करते हैं और जमीन के अंदर से वही कांसे का कप बाहर निकालते हैं। उसको देखकर फादर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। बर्लिन कहता है हमें खुदाई के लिए 3 हफ्ते का समय चाहिए और फादर को ये बात मंजूर थी। फिर अगले दिन बर्लिन रॉय को लेकर उसी बार के बाहर कैमिल का इंतजार करता है। फिर बर्लिन रॉय को कहता है कि जब हम अंदर जाएं तो 2 मिनट बाद आप मेरे एक पुराने दोस्त बनकर अंदर आ जाना और इस तरह मिलना जैसे हम बहुत समय बाद मिल रहे हों। फिर जब कैमिल आ जाती है तो बर्लिन एक बुक लेकर वहां अंदर चला जाता है। वो कैमिल के साथ वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो कैमिल को कहता है कि मैंने कल रात आपको देखा था, आप इसी बार में गाना गा रहे थे। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो गया। आपको देखकर मैं अंदाजा लगा रहा था कि आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से सॉन्ग होंगे। फिर कैमिल कहती है तो बताइए, देखते हैं सही बताते हो या नहीं। बर्लिन कहता है हम आपको एक नहीं 2 गाने बताएंगे। एक तो है सिद्धू मूसेवाले का जे तू अड़िया करेंगी मैं लेजू खिंच के, और दूसरा है मित्रा दी छतरी तो उड़ गई। कैमिल कहती है क्या बात है, दोनों ही सही बताए हैं। इतने में रॉय ओवर एक्टिंग करता हुआ वहां आ जाता है और आते ही बर्लिन को 3-4 पारियां कर देता है। फिर बर्लिन कहता है तो ठीक है, हम अब यहाँ से चलते हैं, शायद फिर कभी आपका गाना सुनने का मौका मिले। फिर वहां से जाकर बर्लिन रॉय को कहता है कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। फिर वे पास के ही एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बर्लिन देखना चाहता था कि वो मुड़कर उसकी तरफ देखती है या नहीं, लेकिन वो बिना देखे सीधी बाहर चली जाती है और इस बात से बर्लिन का दिल टूट जाता है। वो कहता है ये क्या हो गया, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं उन्होंने हमें गे तो नहीं समझ लिया। आपको 3-4 बार किस करने की क्या जरूरत थी। फिर वो रॉय के ऊपर गर्मी खाने लगता है क्योंकि ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट गया था।
दूसरी तरफ डेमियन, ब्रूस, कैला और कैमरन को चर्च के नीचे बनी बेसमेंट से सुरंग का रास्ता मिल जाता है। वहाँ बहुत से लोगों के कंकाल पड़े थे। ये वही टनल थी जिसके बारे में मैंने लुपिन वेब सीरीज में भी आपको बताया था। फिर वे मैप के अकॉर्डिंग टनल में आगे बढ़ते हैं। उन्हें नीलामी घर तक पहुँचने का सीधा रास्ता मिल जाता है। फिर वे सीधी लेजर के डायरेक्शन में खुदाई करते हैं। बर्लिन उस समय कैमिल की प्रोफाइल देख रहा था और रॉय सीसीटीवी के जरिए उसके घर पर नजर रखे हुए था। फिर रॉय बर्लिन को बताता है कि मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है। कैमिल को ओपेरा जाना था, लेकिन उसका पति वहां जाना नहीं चाहता था क्योंकि आज उसका शेड्यूल बिजी था। फिर बर्लिन कहता है उसके साथ ओपेरा मैं जाऊंगा। वो रॉय को अपने जूते पॉलिश करने के लिए कहता है और देखता है कि मार्क घर से चला गया है और कुछ देर बाद कैमिल घर आ गई है। दूसरी तरफ चर्च में फादर डेमियन से मिलने जाते हैं। वे कहते हैं कि ये प्याला मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्पेन जा रहा था। सोचा कि ये प्याला आपकी यूनिवर्सिटी में जाकर डीन को दिखा दूं। डेमियन कहता है सिक्योरिटी की वजह से मैं इसको आपके साथ नहीं ले जाने दे सकता, लेकिन फादर वो प्याला जाकर डीन को दिखाना चाहते थे, इसलिए उनके तेवर बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा चर्च है। फिर फादर का पाला हुआ मस्टुंडा डेमियन को कहता है इस प्याले को क्यों नहीं ले जाने दे सकते, इस प्याले पर उनका हक है। फादर कहते हैं अब मैं चलता हूँ, सुबह 8:30 बजे मेरी फ्लाइट है। फिर डेमियन ये बात बर्लिन को बताता है, लेकिन वो तो अपना टक्सीडो पहनकर कैमिल के साथ जाने के लिए तैयार हुआ पड़ा था। डेमियन कहता है डीन इस प्याले को देखकर पहचान जाएगा और यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। अब बर्लिन फैसला नहीं ले पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसके कई दिनों की मेहनत मिट्टी में मिलने जा रही थी और दूसरी तरफ वो कैमिल की लाइफ में एंटर होने वाला था। अब उसको दोनों में से एक चीज को चुनना था, पैसा या प्यार। फिर वो रॉय को कहता है कि जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन वो प्याला हमें वापस चाहिए, चाहे एयरपोर्ट के बाथरूम में आपको उसकी जन्नत की टिकट क्यों ना कटवानी पड़े। फिर वो होटल से बाहर जाकर कैमिल को आवाज देता है। अब सेकंड एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं बर्लिन कैमिल को आवाज देता है और कहता है कि क्या इत्तेफाक है, हम सामने वाले होटल में ही रुके हैं। कल सारा वक्त हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। कैमिल कहती है मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। बर्लिन कहता है तो हम आपके साथ चल सकते हैं, रास्ते में थोड़ी गुफ्तगू भी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद कैमरन एक बाइक लेकर वहाँ आती है। फिर वो रॉय के कमरे में जाती है। रॉय कहता है कि लाओ चाबी दो, बर्लिन ने मुझे एक काम दिया है, तुम यहाँ बैठकर सीसीटीवी देखो। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वे दोनों तैयार होकर फादर से प्याला वापस लेने जाते हैं। दूसरी तरफ कैमिल टैक्सी के अंदर ही अपने कपड़े चेंज करती है और फिर वे ओपेरा क्लब जाते हैं। वहाँ एक से एक छपरी भरे पड़े थे और बर्लिन अकेला ही था जो टक्सीडो पहनकर आया था। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन फादर के पास पहुंच जाते हैं। जब वो टैक्सी को आवाज देते हैं तो वे फादर से उसका बैग छीन लेते हैं, लेकिन फादर की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। उनके चिल्लाने की आवाज उनके मस्टुंडे सुन लेते हैं। उनमें से एक मस्टुंडा ट्रैश उठाकर उन दोनों पर दे मारता है और वे वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। फिर वे बैग उठाकर पैदल ही भागने लगते हैं और वे मस्टुंडे उनकी ही बाइक पर उनका पीछा करने लगते हैं। आगे जाकर गली में उनको शादी की भीड़ मिलती है। वे दोनों भागकर उस भीड़ को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन वे मस्टुंडे भीड़ के अंदर फंस जाते हैं। फिर वे दूल्हे की कार चुराकर वहां से भागने लगते हैं। वे मस्टुंडे अब भी कार का पीछा कर रहे थे। फिर आगे जाकर उनको जनाजा मिलता है। फिर वे कार को वहीं पर छोड़कर पास में बने पार्किंग लॉट में घुस जाते हैं। वे मस्टुंडे समझ जाते हैं कि वे पार्किंग लॉट में गए हैं। फिर वे भी पार्किंग लॉट के अंदर चले जाते हैं। वे दोनों बहुत ही गुस्से में थे। फिर रॉय कहता है कि तुम दूसरी तरफ जाओ, मैं सीधा जाता हूँ। फिर वहां जाकर वे गाड़ियों को हिलाते हैं और उनके अंदर के सायरन बजने लगते हैं। वे दोनों अलग अलग जगह से गाड़ियों के सायरन ऑन करके उन मस्टुंडों को कंफ्यूज कर रहे थे। फिर वे एक गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक गुंडा कुल्हाड़ी लेकर गाड़ी का टायर पाड़ देता है और उनकी गाड़ी दूसरी कार में जाकर ठुक जाती है। फिर जब वे कार से निकलकर भागते हैं तो वे मस्टुंडे उनको घेर लेते हैं। फिर उनमें से एक गुंडा तेज पानी की बौछार मारता है और उनका बैग नीचे गिर जाता है। फिर वो प्याला वापस मस्टुंडे के हाथ लग जाता है और रॉय कैमरन को लेकर वहां से भाग जाता है। इनके साथ अब जो भी हुआ उसमें एक अच्छी बात थी और एक बुरी। अच्छी बात यह थी कि मस्टुंडों को पता नहीं चल पाया कि ये चोर कौन थे, और बुरा ये हुआ कि प्याला इनके हाथ से निकल गया था। दूसरी तरफ बर्लिन कैमिल के साथ ओपेरा में एंजॉय कर रहा था। बर्लिन उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है और फिर वे वापस अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं। फिर टैक्सी से नीचे उतरकर वे मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब कैमिल की नजरों में भी बर्लिन
बर्लिन के लिए प्यार नजर आ रहा था। जब सुबह होती है तो ब्रूस कैला के रूम में जाता है। वो उससे पूछता है कि कैमरन कहाँ है। कल रात वो मेरी बाइक ले गई थी, लेकिन कैला को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर वो कैला के ऊपर लाइन मारने लगता है, लेकिन कैला थोड़ी शर्मीली स्वभाव की थी। वो उसको जाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर कैमरन आई तो मैं उसे कॉल करने के लिए कह दूंगी। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन डैमियन को मिलने के लिए बुलाते हैं और कल जो हुआ उसे सब कुछ बताते हैं। डैमियन कहता है कि तुमने कल फोन क्यों नहीं किया। वे कहते हैं कि हमने बर्लिन को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया नहीं। फिर डैमियन कहता है कल तुमने फादर को 30 फुट तक अपनी बाइक के साथ घसीटा, एक शादी बर्बाद कर दी और 26 कारों को नुकसान पहुंचाया। कैमरन कहती है उन दोनों जानवरों के होते हुए प्याला चुराना आसान नहीं था। फिर डैमियन उनको वो प्याला दिखाता है और कहता है कि कल की घटना के बाद फादर डर गए और वे खुद ही हमें प्याला दे गए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, ये प्याला आपके पास ही सेफ है। अब अच्छी खबर ये है कि कल उनकी कमर टूट गई और वो 1 हफ्ते के लिए चर्च नहीं आ पाएंगे। हमें अपना काम करने के लिए 1 हफ्ता और मिल गया। फिर वो रॉय को बर्लिन के पास भेज देता है। जब बर्लिन सो रहा था तो उसके पास कैमिल का फोन आता है। वो उसे बालकोनी में बुलाती है। वो कहती है कि मैं पिछले 8 सालों से शादीशुदा हूँ, लेकिन कल जो एहसास आपके साथ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आप पेरिस में कब तक हैं? बर्लिन कहता है मैं सिर्फ 1 दिन हूँ। फिर वो अंदर चली जाती है। उस दिन बर्लिन खुश था क्योंकि उसकी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। जब रॉय बर्लिन के पास आता है तो बर्लिन उसको एक जाम पिलाता है। वो कहता है कि नंबर देने के 3 घंटे बाद ही उसने मेरे पास फोन किया। इतने में उनका दरवाजा नॉक होता है और बाहर से कैमिल की आवाज आती है। अब बर्लिन और रॉय के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि कमरे के अंदर उनका सेटअप लगा हुआ था, जिसमें वे कैमिल के घर पर नजर रखे हुए थे। इस सेटअप को 1 मिनट के अंदर समेटना बहुत ही मुश्किल था। फिर बर्लिन रूम से बाहर जाता है। वो कहता है कि आपका अंदर ना आना ही ठीक होगा क्योंकि आप शादीशुदा हैं। अगर आप अंदर आईं तो हम आपको सर्दियां खत्म होने से पहले बाहर नहीं निकलने देंगे। हमें बेईमान रिश्ता पसंद नहीं है। मेरा मतलब हम किसी के घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहते। कैमिल कहती है मैं तुम्हारा फैसला समझ गई हूँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी, इसमें तुम्हारा ज़मीर झलकता है। फिर वो अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर बर्लिन को महसूस होता है कि रूम के अंदर ना आने देने के चक्कर में बहुत गलत हो गया। फिर वो दोबारा रूम से बाहर जाता है और कैमिल को आवाज देता है और उसके बाद वो अपना मुंह मीठा करता है। जब बर्लिन कैमिल के साथ इश्क लड़ा रहा था तो उसकी बाकी टीम सुरंग की खुदाई कर रही थी। ऐसा लग रहा था बर्लिन अपने मिशन से भटक रहा है। लड़की का चक्कर है बाबू भैया। अब बर्लिन कैमिल के दोस्तों के साथ भी पार्टियां करने लगा था। कुछ दिन तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। तभी कैली अपने रूम में कैमरन को बताती है कि मुझे शायद ब्रूस अच्छा लगने लगा है। मुझे इस तरह के बदतमीज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। मुझे उसके पसीने की खुशबू अच्छी लगती है। मैंने तो उसका टॉवल भी छुपा रखा है जिससे उसने अपना पसीना पोंछा था, लेकिन वो 24 का है और मैं 36 की। क्या करूं? फिर कैमरन कहती है जो तुम्हारा दिल कहे वो करो, दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया। फिर वे म्यूजिक ऑन करके मस्ती करने लगते हैं। म्यूजिक की आवाज सुनकर वहां ब्रूस आ जाता है। फिर वो भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। कैला की धड़कनें तेज हो जाती है। अब उनके पास दारू खत्म हो जाती है। फिर ब्रूस रॉय को भी फोन करके अपने पास बुला लेता है। वे चारों वहां खूब एंजॉय करते हैं। अब बर्लिन की तरह ये चारों भी अपनी जोड़ियां बना लेते हैं। अब उनका खुदाई का काम भी पूरा हो गया था क्योंकि उनको टनल वहां तक खोदनी थी जहां तक ईंट की दीवार ना निकल आए, और उस ईंट की दीवार के पीछे था नीलामी घर। अब उनको वो दीवार तोड़कर नीलामी घर के अंदर घुसना था ताकि किसी को शक भी ना हो। अब उनको एयर चैम्बर और सर्विस एरिया से होते हुए तिजोरी तक पहुंचना था। फिर उन्हें वहां पर कंक्रीट ब्लॉक से बनी हुई दीवार तोड़नी थी जो तिजोरी से बने पहले कमरे की थी। उस रूम में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसकी फुटेज वहां मौजूद गार्ड्स के कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है। एक गार्ड हॉल में बैठा होगा और दूसरा बेसमेंट में ठीक तिजोरी के सामने बैठा होगा। हमें उन दोनों ही गार्ड्स को कंप्यूटर से दूर करना होगा, कम से कम 3 मिनट के लिए, ताकि सीसीटीवी हैक कर सकें। वे गार्ड हर रोज 8 बजे डिनर में आमतौर पर पिज्जा ही मंगवाते हैं, लेकिन अब की बार जब वो फोन करेंगे तो फोन कैला उठाएगी। उसके बाद हम अपने धूल से भरे हुए कपड़े उतारकर बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे ताकि तिजोरी में मिट्टी का एक भी कण या आपका एक भी बाल ना मिले, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। ब्रूस उन गार्ड्स के लिए पिज्जा डिलीवरी लेकर जाएगा और उन गार्ड्स को ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिलवाने की कोशिश करेगा क्योंकि पिज्जा ठंडा होगा। ये वो सारी चीजें करेगा जिससे भूखे आदमी को गुस्सा आ जाए, क्योंकि जब डिलीवरी बॉय किसी से अकड़कर बात करता है तो इससे ईगो हर्ट हो जाती है। फिर वो अपने साथी को बुलाएगा
जैसे ही उसका साथी अपनी जगह से हिलेगा, हमारा खेल शुरू हो जाएगा। हमारे पास अपना प्लान पूरा करने के लिए पूरे 3 मिनट होंगे। फिर हमारा रोबोट कंक्रीट के एक ब्लॉक को बाहर निकालेगा और फिर हम पहुंच जाएंगे एंटी चैम्बर के अंदर। ब्रूस उन गार्ड्स को उलझा कर रखेगा। फिर कैला सीसीटीवी हैक कर लेगी। ब्रूस बदतमीजी पे बदतमीजी करता रहेगा जब तक कि कोई गार्ड उस पर हाथ ना उठा दे। फिर ब्रूस नीचे गिरकर बेहोश होने का नाटक करेगा। वो पुलिस या एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं बुलाएंगे क्योंकि वे ये नहीं बता सकते कि उन्होंने डिलीवरी बॉय को इसलिए पीट दिया कि खाना ठंडा था। उसको दौरे आ रहे हैं क्योंकि हमने उसके सिर पर वार कर दिया। वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे ब्रूस को होश में लाने की। तब तक कैला अपना जादू दिखा देगी। फिर पूरे 3 मिनट बाद ब्रूस को होश आ जाएगा। तब तक उनके सीसीटीवी हैक हो चुके होंगे और उसके तुरंत बाद हमें वहां से निकलना होगा। फिर हमारा रोबोटिक बुलडोजर कंक्रीट के उस हिस्से को वापस उठाकर उसकी जगह पर रख देगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके सीसीटीवी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे इस खेल का दूसरा पड़ाव, और वो ये है कि 10 इंच मोटी स्टील की दीवारों वाली तिजोरी को हम कैसे खोलेंगे और उसके बाद हम पकड़े भी ना जाएं। हमारी चोरी को देखकर दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी कहेगा वाह। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं जब बर्लिन अपना प्लान समझा रहा था तो ब्रूस बोर होकर खड़ा हो जाता है और बर्लिन के फ्रिज में झांकने लगता है। उसे शैंपेन पीना पसंद था, इसलिए बर्लिन उसे कहता है कि देरी किस बात की, बोतल खोलिए और पी जाइए। वो पूरी बोतल पी नहीं सकता था, लेकिन बर्लिन उसे कहता है कि प्लान समझाने में देरी हो रही है, प्लीज बोतल को खोलिए और उसको पीना शुरू कीजिए। फिर वो जबरदस्ती ब्रूस को पूरी बोतल पिला देता है और कहता है कि ये कोई स्कूल की क्लास नहीं है जिसमें ध्यान ना दोगे तो ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये हमारा क्लासरूम है, इसमें हम एक प्लान डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी से भी गलती होती है तो सजा के तौर पर उसको फ्रांस की जेल में 16 साल बिताने पड़ेंगे। अगर किसी ने भी इस प्लान पर ध्यान नहीं दिया तो वो अपने बाकी साथियों की जिंदगी भी खतरे में डाल देगा। बर्लिन कहता है कि एक और शख्स है जिन्होंने हमारे साथ बहुत चोरियां की है। उनका मानना है कि चोरी सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी एक किताब है। कैमरन पूछती है तो वो हमारे साथ इस चोरी में क्यों नहीं है। बर्लिन बताता है कि वो इस समय किसी दूसरी चोरी को प्लान कर रहे हैं और वो चोरी भी बहुत लाजवाब होने वाली है। बर्लिन इस समय प्रोफेसर की बात कर रहा था। बर्लिन कहता है कि हमने इस चोरी में तजुर्बेकार चोर इसलिए नहीं लिए क्योंकि तजुर्बे के साथ आता है घमंड, और घमंड सिर्फ हम पर जचता है। अब मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतर चोर बनाऊंगा। हम वो चोर हैं जो महंगे महंगे कपड़े पहनकर महंगे महंगे 5 स्टार होटल के कमरे के अंदर प्लान बनाते हैं, ना कि काले पीले कपड़े पहनकर झुग्गी बस्तियों में प्लान बनाते हैं। कल को अगर गोली भी खानी पड़े तो 5 खूबसूरत लाशें गिरेंगी आप लोगों की। फिर पूछने पर कैला बताती है कि मैं उनके खाली कमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लूप पर चला दूंगी। कैमरन और रॉय फिर से अपने कपड़े बदलकर अंदर जाएंगे। फिर हम तिजोरी के पीछे वाले चैम्बर को काटेंगे जिसने सभी दीवारों को आपस में जोड़कर रखा है। ये 7 टन की स्टील की दीवार होगी जिसको काटने में हम यूज करेंगे ऐसे धागे जो हीरे जैसी सफाई से काटता है। वो 130 फीट पर सेकंड की रफ्तार से चीजों को काट सकता है। ये हमारा दुनिया का सबसे बेहतरीन कटर होगा। फिर हम एक क्रेन के जरिए दीवार को ऊपर उठाएंगे जैसे गैराज का दरवाजा उठाया जाता है। फिर हम जाएंगे उस खूबसूरत तिजोरी के अंदर। जब वे तिजोरी के अंदर पहुंच जाते हैं तो ये बात जानकर बर्लिन बहुत खुश होता है। वो कहता है कि जैसे ही यहाँ पर आखिरी गहना रखा जाएगा हम सब फिर से लौटेंगे, तब तक हम पेरिस के मजे लूटेंगे। फिर बर्लिन कैमिल के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। कैमिल उसे अपने साथ बाथरूम में चलने के लिए कहती है और जैसे ही वो जाने लगती है वो देखती है कि वहाँ उसका हस्बैंड भी मौजूद था। फिर वो डर जाती है और वापिस आकर बर्लिन को बताती है। बर्लिन कहता है कि आप जाकर उनसे मिलिए और उन्हें कहिए कि मैं यहाँ एक आर्ट डीलर से मिलने आई थी, लेकिन वो बहुत ही कमीना और बदतमीज है। आपको चलकर उनसे बात करनी होगी। फिर वो जाकर अपने हस्बैंड को बुला कर लाती है। फिर बर्लिन कहता है कि सॉरी मैडम, अगर आपको हमसे बात करने में तकलीफ हो रही है तो हम चले जाते हैं। आपको यूं किसी को बीच में लाना नहीं चाहिए, हम बहुत बड़े आर्ट डीलर हैं। फिर मार्क बर्लिन को कहता है कि चुप कर सड़क छाप, औकात से ज्यादा बोल गया तू। बर्लिन का दिल तो कर रहा था कि फोक उठाकर उसका काम तमाम कर दूं, लेकिन वो गुस्सा पी जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भी बर्लिन का कैमिल से मिलना जुलना जारी रहता है। कैमिल अपना हर पल बर्लिन के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन अपने पति को धोखा देने के कारण उसको बुरा भी लग रहा था। ठीक उसी समय बर्लिन के 5 साथी कहीं पर बैठकर अपनी शाम एंजॉय कर रहे थे। सब लोग ब्रूस को शैंपेन पीने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो कहता है कि शैंपेन अब मेरे दिल से उतर गई है। तभी डैमियन की वाइफ का फोन आता है। वो कहता है कि इस समय मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ।
जैसे ही ये कोर्स पूरा हो जाएगा हम फिर से पेरिस घूमने आएंगे जैसे 20 साल पहले आए थे। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अब हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे इंटरनेशनल कोर्सेज और तुम्हारी क्लासेस खत्म ही नहीं होती। अब डेमियन की वाइफ अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ नहीं बिताना चाहती थी और ये बात सुनकर डेमियन टूट जाता है। उसकी वाइफ उसे अब से फोन ना करने के लिए कहती है। फिर जब वो वापस टेबल पर जाता है तो सब लोग उसे बार में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डेमियन मना कर देता है। कैमरन समझ जाती है कि जरूर कोई बात हुई है, इसलिए वो भी डेमियन के साथ यहीं पर रुकने का फैसला करती है। फिर बार में जाते समय ब्रूस कहता है, मैंने जिससे बाइक ली थी वो दिन भर मुझे कॉल करते हैं, कम से कम ये तो बता दो कि मेरी बाइक कहाँ है। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने बाइक वापस नहीं की तो वो मेरा पासपोर्ट पुलिस को दे देंगे। मेरा पासपोर्ट चाहे नकली था लेकिन उस पर लगी फोटो असली है। कैला कहती है कि फेस रिकॉग्निशन के जरिए वो पता लगा लेंगे कि ये कौन है। फिर रॉय बताता है कि वो बाइक पादरी के गुंडों के पास है। तभी रात को कैमरन डेमियन से पूछती है, क्या आपका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है? वो कहता है कि उसने मुझे छोड़ दिया। फिर कैमरन कहती है, हो सकता है उनको नया प्यार मिल गया हो, इसलिए शायद उन्होंने आपको छोड़ दिया हो सकता है कि मैं गलत हूँ लेकिन सही भी हो सकती हूँ। डेमियन कहता है, तुम अपना पिज्जा खाओ, इस बात को यहीं पर बंद कर दो। कैमरन इन हालातों से गुजर चुकी थी, इसलिए वो रोने लगती है। दूसरी तरफ बर्लिन और कैमिल एक दूसरे के साथ वो सब कुछ कर चुके थे जो एक हस्बैंड वाइफ करते हैं। उसके बाद वो मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तभी कैमिल के फोन पर मार्क का फोन आता है। वो पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जब मैं घर आया तो तुम्हारा लैपटॉप खुला पड़ा था। मैंने तुम्हारे सारे लव मेल्स पढ़ लिए हैं कि वो तुम्हें किस तरह से खास महसूस कराता है जो मैं तुम्हें सालों से नहीं करा पाया। उसका नाम पढ़कर मुझे पता चल गया कि वो वही रेस्टोरेंट वाला आदमी है। कैमिल कहती है, मैं तुमसे मिलकर सब कुछ बता दूंगी। फिर वो ये बात बर्लिन को बताती है। फिर वहां से बाहर जाकर बर्लिन कहता है, साला हमें सड़क छाप कह रहा था, अब पता चलेगा सड़क पर कौन है। आज वो बहुत खुश था। वो बाहर जाकर बहुत खुशी मनाता है। दूसरी तरफ डेमियन कैमरन को अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि तुम सही थी, उसका किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। फिर वो कैमरन को अपनी वाइफ की तस्वीरें दिखाता है और उसमें से कोई भी सेल्फी नहीं थी। हर तस्वीर में कोई ना कोई उसके साथ था जिसने वो तस्वीरें खींची थी। डेमियन जीनियस तो था ही, इसलिए वो हर चीज पर बारीकी से गौर करता है और बताता है कि एक जैकल 70 नाम का यूजर है जिसने मेरी वाइफ की हर पोस्ट को लाइक किया है और हर पोस्ट पे कमेंट भी करता है। फिर जब उसने कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पिछले 10 महीनों से हर रोज उसकी वाइफ एक नंबर पर घंटों बातें करती है और वो भी जब डेमियन घर पर नहीं होता। फिर कैमरन डेमियन को कहती है, होश में आइए, सारे गहने आ चुके हैं, कल उन पर लेबल्स लगाए जाएंगे और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसका मतलब हमें चोरी आज ही करनी होगी। फिर रॉय बर्लिन के पास फोन करके उसे सारी बात बताता है। बर्लिन कहता है कि हमें अभी फोन रखना होगा, आप बंदोबस्त कीजिए, हम पहुंच जाएंगे। फिर जब वो वापस कैमिल के पास जाता है तो कैमिल उसे बताती है कि मैंने मार्क को सब कुछ बता दिया है। बर्लिन पूछता है, फिर उन्होंने क्या कहा? कैमिल बताती है कि मार्क ने कहा है, मैं तुम दोनों को मिलने जुलने से नहीं रोकूंगा, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी उसके फोन पर डेमियन का फोन आता है, लेकिन वो फोन कट कर देता है। फिर कैमिल कहती है कि मुझे माफ करना, अगर मेरी तरफ से तकलीफ पहुंची हो तो मैं मार्क को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर बर्लिन कहता है, आपने हमें गुमराह किया है। कैमिल बताती है कि मार्क पिछले 3 हफ्ते से ये सोच रहा है कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए और मैं सालों से उसे ये बात कह रही हूँ, पर उसके पास कभी वक्त ही नहीं था और अब जब उसे ये वक्त मिला है तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। फिर बर्लिन कहता है, इस पूरे वाक्य से हम हिल गए हैं, इसलिए हमें खुद से बातें करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं दूसरा रूम बुक करवा रहा हूँ, कल सुबह मिलते हैं। फिर बर्लिन वहाँ से निकलकर सीधा चर्च जाता है। वो रॉय को कहता है कि हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। रॉय पूछता है, आप ठीक तो है ना सर? बर्लिन कहता है, हम उसके दूसरे खिलौने बनकर रह गए। वो प्यार तो हमसे करती है लेकिन जिंदगी अपने पति के साथ ही जीना चाहती है। हम सिर्फ उसके जिस्म की प्यास बुझाने वाले यार बनकर रह गए, या इससे भी बुरा कोई लफ्ज हो तो वो बन गए। उस सड़क छाप इंसान ने हमें अपनी पत्नी से प्यार करने का लाइसेंस दे दिया है और थूकता हूँ मैं ऐसे लोगों के मुंह पर। उसे जैसे ही हमारे प्यार के बारे में पता चला उसने अपना हुक्म का पत्ता खोल दिया। उसे अचानक से बाप बनने की इच्छा होने लगी। फिर वो रॉय को एसीटोन और प्योर ब्लीच का इंतजाम करने के लिए कहता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि मार्क को नहीं पता था उसने किसके साथ पंगा लिया है। मैं वो अजगर हूँ जो उसको जिंदा निगल जाएगा। रॉय ने बर्लिन को इतना गुस्से में पहली बार देखा था, इसलिए उसे डर लगने लगा था। 4th एपिसोड में हम देखते हैं बर्लिन सीधा चर्च जाता है और वहां अपनी गाड़ी पार्क करके चर्च के अंदर चला जाता है।
डेमियन, ब्रूस, कैला और रॉय सीसीटीवी में देख रहे थे कि वहां आखिरी गहना भी आ चुका था, जिसको मार्क बड़े ही ध्यान से तिजोरी में रख रहा था। फिर बर्लिन वहां आकर उनसे पूछता है, क्या सभी गहने आ गए हैं? कैला कहती है कि सभी गहने आ गए हैं और अब ये तिजोरी 15 घंटे बाद खुलेगी। ये तिजोरी सिर्फ मार्क ही खोल सकता था। अब इन सब का अंदर जाने का वक्त आ गया था। फिर डेमियन पूछता है, तुम पिछले 2 दिनों से पेरिस में नहीं थे और ना ही मार्क की बीवी, तुम उसके साथ रंगरलियां मना रहे थे, इसीलिए तुम यहाँ नहीं पहुंच पाए। बर्लिन कहता है, आप जलनखोर माशूका की तरह बात कर रहे हैं। फिर बर्लिन सबको सूट पहनने के लिए कहता है। कैला सीसीटीवी का लूप ऑन कर देती है। फिर वे अपने रोबोट की हेल्प से एंटी चैम्बर की कंक्रीट स्लैब को हटाते हैं और फिर एंटी चैम्बर में प्रवेश कर जाते हैं। अब वे तिजोरी में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर वे सभी तिजोरी के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब उनका प्लान था कि सभी डिब्बों में से गहने निकालकर उन डिब्बों को वापस उसी जगह पर रखना है, ताकि सीसीटीवी ऑन होने पर सब कुछ पहले जैसा दिखे। वे सभी गहनों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वे सभी गहनों की डिटेल के आगे टिक मार्क भी कर रहे थे, ताकि कोई भी गहना यहीं पर ना रह जाए। बर्लिन कहता है, यही चीजें तो है जो जिंदगी को जीने के लायक बनाती है। फिर डेमियन कहता है, तुम जैसे जलील इंसान को क्या पता जिंदगी किस तरह जी जाती है। तुम तो 3 दिन किसी दूसरे की बीवी के साथ गुजार कर आ रहे हो और तुम्हारी खुद की बीवी किसी और के साथ चली गई। ये बात सुनकर सब लोग चिंता में हो जाते हैं कि कहीं मिशन खराब ना हो जाए। बर्लिन कहता है, हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। फिर डेमियन कहता है, किसी की जिंदगी खराब करना मोहब्बत नहीं होती। फिर बर्लिन कहता है, आपकी बीवी आपके साथ सिर्फ इसीलिए टिकी है क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। ये बात सुनकर डेमियन बर्लिन को मारने की कोशिश करता है और इस दौरान एक ज्वेलरी बॉक्स नीचे गिर जाता है। बॉक्स गिरने की आवाज मार्क सुन लेता है। वो गार्ड से पूछता है, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? फिर गार्ड कहता है, वो स्टील के फैलने की आवाज है। अक्सर ऐसी आवाजें आती रहती हैं। फिर कैला बताती है कि उन्होंने ये आवाज सुन ली है। मार्क तिजोरी के गेट को कान लगाकर सुनता है और कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। गार्ड कहता है कि अब तिजोरी का दरवाजा 15 मिनट बाद ही खुलेगा। फिर वो एंटी चैम्बर का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कैला बताती है कि वे एंटी चैम्बर खोल रहे हैं। फिर वे तिजोरी की दीवार को नीचे करके कंक्रीट वाल वापस से फिट कर देते हैं और चैम्बर के सीसीटीवी का लूप ऑफ कर देते हैं। जब गार्ड एंटी चैम्बर में जाकर देखता है तो वहां उसे सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। फिर बाहर आकर गार्ड मार्क को कहता है कि सब कुछ ठीक है, अगर आप कहो तो तिजोरी खोलकर भी चेक कर लेता हूँ। तभी मार्क के फोन पर किसी सोफी नाम की लेडी का फोन आता है और मार्क कहता है कि रहने दो, मैं घर जा रहा हूँ। डेमियन की जलनखोरी के कारण इनके 15 मिनट खराब हो गए थे और इनका मिशन फेल होते होते बचा था। डेमियन कहता है कि मैं जो करने आया हूँ टीम के लिए पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ ये मेरी आखिरी चोरी होगी। फिर वे सभी गहने लेकर बाहर आ जाते हैं। बर्लिन और रॉय गहने लेकर होटल में चले जाते हैं और बाकी लोगों के पास 4 घंटे थे सब कुछ पहले जैसा करने के लिए। फिर रात को बर्लिन देखता है कि मार्क सो गया है। फिर वो रॉय को लेकर मार्क के घर जाता है। पहले तो वो वहाँ पर जाकर क्लोरोफॉर्म तैयार करता है और फिर उससे मार्क को बेहोश कर देता है। रॉय को ये सब गलत लग रहा था। दूसरी तरफ बर्लिन के साथी उस तिजोरी को फिर से जोड़ रहे थे जो उन्होंने काटी थी। तिजोरी को सील करके फिर वे उसका कलर मैच करते हैं। बर्लिन और रॉय मार्क के घर से वे सभी कैमरे निकाल रहे थे जो उन्होंने फिट किए थे। फिर रॉय बर्लिन को कहता है कि क्लोरोफॉर्म हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। फिर बर्लिन कहता है, तो अब बच्चा बाप को सिखाएगा कि चोरियां कैसे करते हैं। पालतू कुत्ते दुम हिलाते ही अच्छे लगते हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें क्या करना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये बात रॉय के दिल पर लग जाती है। उसके जाने के बाद बर्लिन मार्क के दूसरे घर की चाबी लेता है और उसका फोन भी उठा लेता है। फिर वो उसके कपड़े पहनकर उसके घर से बाहर निकलता है और जाते समय उसकी ही कार ले लेता है। वो कार के नेविगेशन में उसके दूसरे घर का एड्रेस डालता है। बदले की आग इंसान को अंधा बना देती है। फिर वो उसके दूसरे घर में जाकर ज्वेलरी पर लगा एक टैग बाथरूम में गिरा देता है और दूसरा टैग जलाकर उसके टुकड़े सावधानी से इधर उधर रख देता है। फिर वो टैग पर लगे धागे टॉयलेट सीट के अंदर भी डाल देता है और उसके बाहर भी बिखेर देता है। फिर वो एक हार पर से डायमंड निकालकर उसके सोफे के कुशन के बीच में रख देता है। दूसरी तरफ तिजोरी को बिल्कुल ठीक ठाक करके वहाँ पर वैक्यूम के जरिए जितनी भी मिट्टी आई थी सभी को साफ की जा रही थी। फिर कैली गार्ड के पास फोन करती है और कहती है, मैं हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ, बिल्डिंग के बाहर कुछ आपराधिक गतिविधियों को देखा गया है, आप पता लगाइए वहाँ क्या चल रहा है। फिर वो अपने साथी को ये बात बताता है और वे अपनी पूरी टीम को लेकर बिल्डिंग के बाहर चेक करने जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर सब कुछ ठीक ठाक था। फिर वे उस बिल्डिंग की वायर्स में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और लाइट चली जाती है। वे देखते हैं कि मीटर में आग लगी है, इसलिए वे उसे बुझाते हैं। वे तिजोरी के दरवाजे का कंट्रोल भी उड़ा देते हैं। फिर वे एंटी चैम्बर में दोबारा जाते हैं और जो छेड़छाड़ की थी उसको फिर से पहले जैसा ठीक करने लगते हैं। फिर कंक्रीट वाल वापस फिट करके सील कर दी जाती है। तभी गार्ड्स मार्क के फोन पर फोन करते हैं जो कि बर्लिन के पास था, लेकिन वो फोन को पिक नहीं करता। फिर वे उस टनल की दीवार की वापस चिनाई कर देते हैं और उसके बाद वो अपना सारा सामान
वहीं पर छोड़कर उस कंकाल को वापस जोड़ देते हैं ताकि जब भी 600-700 साल बाद किसी को इसके बारे में पता चले तो ये चोरी इतिहास बन जाए। तभी बर्लिन वापस मार्क के घर पर जाता है और जो सामान उसने जहाँ जहाँ से उठाया था वापस वहीं रख देता है। उसके बाद वो वापस अपने होटल आ जाता है। उनका प्लान था कि जब तक ये सब कुछ खत्म करेंगे सुबह के 3-4 बज चुके होंगे, इसलिए होटल जाने के बाद कोई भी होटल से बाहर नहीं निकलेगा। इस दौरान वे गहनों को अच्छे से पैक करेंगे और अपना अपना रूम अच्छे से साफ करेंगे। इस चोरी में जितने भी कंप्यूटर्स का यूज किया गया था सबको अच्छे से फॉर्मेट कर दिया जाएगा। रात को जब कैमरन फ्लोर की सफाई कर रही थी तब ब्रूस कैला से मिलने आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वो उसे वॉशरूम में ले जाता है। ब्रूस कहता है मैंने जहाँ से बाइक ली थी मैं वहाँ अपना पासपोर्ट लेने गया था, लेकिन वहाँ पर अलार्म लगा रखे हैं। मुझे उनका सिस्टम हैक करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। 44 मिलियन की चोरी करने के बाद मैं एक पासपोर्ट की वजह से पकड़ा नहीं जाना चाहता। हम वहाँ जाएंगे, तुम अलार्म को बंद करना, फिर हम कंप्यूटर हैक करके मेरा पासपोर्ट डिलीट कर देंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। वे दोनों ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे क्योंकि बर्लिन ने होटल से बाहर जाने के लिए मना किया था। फिर वो कैमरन को ये कहकर रूम से बाहर आ जाते हैं कि हम दूसरे रूम में जा रहे हैं और फिर ब्रूस अपने रूम में जाकर रॉय को कहता है मुझे केला से कुछ बात करनी है, क्या तुम दूसरे रूम में जा सकते हो। रॉय वहाँ से चला जाता है। उस दौरान डैमियन अपने रूम में सभी ज्वेलरी की पैकिंग कर रहा था और साथ ही अपनी वाइफ को याद करके रो रहा था। वो ज्वेलरी को टीन के डब्बों में बंद करके सील कर रहा था। फिर रॉय उसके पास आता है ताकि उसकी हेल्प करा सके, लेकिन वो रॉय को अंदर ही नहीं आने देता। उसने उस समय सैड सॉन्ग लगा रखे थे। फिर वो अपनी वाइफ को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। कैमरन भी उस समय खुद को अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिमी को कॉल करती है, लेकिन फोन स्विच ऑफ था, इसलिए कॉल वॉइसमेल में चली जाती है। तभी वहाँ रॉय आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर कैमरन उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो पूछती है तुम हमेशा एक हाथ में दस्ताना क्यों पहन कर रखते हो, क्या तुम्हारे हाथ पर लोगों के मुंह तोड़ने के निशान है जिनको तुम दूसरों से छिपाते हो, और इस टैटू का क्या मतलब है। फिर वो पूछती है क्या हम द पर्ज मूवी की तरह कोई ऐसी गेम खेल सकते हैं जिसमें आज रात हम कोई भी नियम कानून ना माने। रॉय कहता है मैं भी बर्लिन का पालतू कुत्ता बनकर थक गया हूँ। फिर वे भी होटल से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ब्रूस और कैला उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां से ब्रूस ने बाइक रेंट पर ली थी। कैला अलार्म को ऑफ करके वहां का लॉक खोलती है। फिर वे चुपके से ऑफिस के अंदर जाते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। कैला कंप्यूटर ऑन कर लेती है। तभी ब्रूस की नजर पड़ती है कि नीचे 4 गार्ड्स बैठे कार्ड्स खेल रहे हैं। फिर उनमें से एक गार्ड उठता है और कहता है कि मैं ऊपर जाकर संभाल के आता हूँ। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो कैला बैठी कंप्यूटर का काम कर रही थी। गार्ड पूछता है तुम कौन हो। कैला कहती है मैं एमिली हूँ, अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। फिर वो पूछता है मिशेल कहाँ है। उसकी नजर टेबल पर पड़ी मिशेल की तस्वीर पर जाती है और वो कहती है कि जिम में उसके पाँव में मोच आ गई है, इसलिए उसकी जगह पर मुझे आना पड़ा। फिर गार्ड कहता है ये तो होना ही था, वो हैवी वेट जो उठाती है। उस समय ब्रूस टेबल के नीचे छुपा था। फिर वो गार्ड से कॉफी मांगती है क्योंकि आज उसका पहला दिन था और उसे टेंशन हो रही थी। गार्ड कहता है नो प्रॉब्लम, मैं अभी कॉफी बना देता हूँ। तभी बाकी के गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं। पहले वाला गार्ड बाकी के गार्ड्स की एमिली के साथ इंट्रो करवाता है। उनमें से एक गार्ड पूछता है आप बड़ी जल्दी आ गई। वो कहती है कि मिशेल ने मुझे जल्दी आने के लिए कहा था। फिर कंप्यूटर में कुछ एरर आ जाता है और कैला नर्वस हो जाती है। गार्ड उसके चेहरे को देखकर पहचान जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर जब वो उसे कॉफी देने के लिए आता है तो पूछता है कुछ प्रॉब्लम है क्या। कैला कहती है ये हैंग हो गया है। फिर वो कहता है कि मैं इसको बंद करके दोबारा ऑन कर देता हूँ। फिर वो जैसे ही उसकी तार निकालने के लिए नीचे बैठता है उसको ब्रूस दिख जाता है। भाई साहब अब होने वाले हैं पंगे, क्योंकि बर्लिन ने उन सबको होटल में रुकने के लिए कहा था, लेकिन इन दोनों प्रेमी जोड़ों ने उसकी बात नहीं मानी। ये दोनों किस मुसीबत में फंसे थे ये तो आपने देख ही लिया, और वे दोनों कुछ और ही भसड़ मचा रहे थे। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज कर लीजिए। मैं लास्ट के 4 एपिसोड 2 या 3 जनवरी को अपलोड कर दूंगा, इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।